वेलकम स्टूडेंट। आज हम पब्लिक फाइनेंस पेपर के सेक्शन ए के फर्स्ट टॉपिक सार्वजनिक वित्त अर्थ प्रकृति क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक वित्त का अर्थ। सार्वजनिक वित्त को राजस्व एवं लोक वित्त भी कहा जाता है। संस्कृत शब्द राजस्व दो अक्षरों से बना है, राजन प्लस स्व, जिसका अर्थ राजा का धन से होता है। सार्वजनिक वित्त के अर्थ के संदर्भ में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजस्व का कार्यक्षेत्र सीमित था। एडम स्मिथ एवं अन्य संस्थापक अर्थशास्त्रियों ने राज्य के कार्यक्षेत्र बहुत सीमित बताए थे। उनके अनुसार राज्य को आर्थिक जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मत की पुष्टि के लिए जेबी से का नियम कार्य करता है। जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अतः राज्यों को आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहिए। यदि साधन आवंटन में कहीं विकृति आती है तो कीमत संयंत्र स्वतः ही कालांतर में उसे व्यवस्थित कर देता है। परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एवं बाद में विश्व के सभी देशों में अनेक आर्थिक विकृतियां उत्पन्न हुई और राजकीय हस्तक्षेप को आवश्यक समझा जाने लगा। 1930 की विश्व महामंदी के बाद राजस्व का कार्यक्षेत्र विस्तृत एवं महत्वपूर्ण हो गया। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने आर्थिक मंदी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव उत्पादन साधनों में बेरोजगारी फैलाने को माना। उनके अनुसार आर्थिक मंदी उत्पन्न होने का मूल कारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी का होना था और इस कमी को दूर केवल प्रभावी मांग में वृद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है और इसके लिए राज्य का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ना स्वाभाविक था। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राजस्व के कार्यक्षेत्र की विस्तृत व्याख्या की। इस संदर्भ में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं, परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त राजस्व की आय व्यय संबंधी क्रियाओं व इनके पारस्परिक समन्वय से संबंधित है। बेस्टेबल के अनुसार राजस्व राज्य की लोक सत्ताओं के आय और व्यय तथा उनके पारस्परिक संपर्क एवं वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण से संबंध रखता है। परंतु सार्वजनिक वित्त की उपयुक्त परिभाषा प्रोफेसर आर.ए. मस्ग्रेव ने दी है। उनके अनुसार यद्यपि सार्वजनिक वित्त का आय व्यय के मौद्रिक प्रवाह से संबंध होता है, तथापि मूल समस्या वित्त से संबंधित नहीं है, न ही इसका संबंध मुद्रा तरलता या पूंजी बाजारों से है, अपितु यह समस्याएं साधन आवंटन, आय के वितरण, पूर्ण रोजगार, कीमत स्तर की स्थिरता एवं समृद्धि की है। इस प्रकार प्रोफेसर आर.ए. मस्ग्रेव ने एक विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को 3 शाखाओं में विभाजित किया। पहली आवंटन शाखा, जिसके अंतर्गत साधनों का आवंटन किया जाता है। दूसरी वितरण शाखा, जिसके अंतर्गत आय तथा धन के वितरण में न्यायोचित परिवर्तन किया जाता है। और तीसरी स्थिरीकरण शाखा, जिसके अंतर्गत कीमतों एवं रोजगार के स्तर में स्थिरता को बनाए रखा जाता है। प्रोफेसर मस्ग्रेव की इन 3 शाखाओं में विभाजन का अध्ययन उनके हम सिद्धांत अनुकूलतम बजट के सिद्धांत में आगे के टॉपिक में विस्तृत रूप से भी करेंगे। अब हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र। अध्ययन की दृष्टि से सार्वजनिक वित्त को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय के बारे में हम इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि सार्वजनिक व्यय किन मदों पर करना आवश्यक होता है, व्यय किन सिद्धांतों के अनुसार किया जाए, व्यय का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्षेत्र है सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू। इसके अंतर्गत सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों, उनके सापेक्षिक महत्व और उपभोग, उत्पादन, वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से कर पद्धतियों, करारोपण, कर भार और कर विवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्षेत्र है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। जब व्यय को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक आय की राशि पर्याप्त नहीं होती है तो सरकार सार्वजनिक ऋण के रूप में राशि प्राप्त कर उसे व्यय कार्यों पर लगाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि सरकार किन किन कार्यों के लिए ऋण लेगी, ऋणों पर ब्याज दर क्या होगी, ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा इत्यादि।
चौथा क्षेत्र है वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। राजस्व का क्षेत्र केवल आय व्यय ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रशासन इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों का अध्ययन किया जाता है: बजट का निर्माण करना, बजट को जनता के सूचनार्थ प्रकाशित करना, और तीसरा लेखा का अंकेक्षण करना। और हमारा 5वां क्षेत्र है आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इसमें देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्थिरीकरण शाखा का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि यह कार्य बाजार तंत्र के माध्यम से संपन्न किया जाता था, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मत में इसका विशेष महत्व है। एक और यह नीति अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है और दूसरी तरफ प्रभावपूर्ण मांग को भी बढ़ाती है। वर्तमान में पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा आखिरी पॉइंट है सार्वजनिक वित्त की प्रकृति। किसी भी विषय का अध्ययन करते हुए, सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन करते हुए हम अध्ययन करते हैं कि उस विषय की प्रकृति कैसी है। तो सार्वजनिक वित्त विज्ञान है अथवा कला। इस पॉइंट को देखने से पहले हमें विज्ञान और कला का अर्थ जानना आवश्यक है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें किसी भी विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो सार्वजनिक वित्त एक विज्ञान है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजस्व वास्तविक विज्ञान है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजस्व आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं क्या है, अर्थात वस्तु स्थिति वर्तमान में क्या है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार यदि हम कला के पक्ष को देखें तो कला किसी कार्य के करने के ढंग को व्यक्त करती है। कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से होता है। राजस्व या सार्वजनिक वित्त विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि वित्त मंत्री को कर लगाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि करारोपण से जनता को न्यूनतम कष्ट हो, दूसरी तरफ करों से राज्य को आवश्यक आय भी प्राप्त हो जाए। यह आदर्शवादी विज्ञान का विषय है, परंतु जब राज्य करारोपण से प्राप्त आय को अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से व्यय करता है तो यह कला के अध्ययन का विषय बन जाता है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजस्व विज्ञान और कला दोनों ही है। जब सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तब राजस्व विज्ञान है, और जब इन सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित करते हैं तो राजस्व कला है। इस प्रकार हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज हमने सार्वजनिक वित्त का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु एवं मेरिट वस्तुओं का अर्थ। धन्यवाद।